हेलो फ्रेंड्स। आइए हम लोग इस एम टीजीटी के इस सेट में फिर से कुछ प्रैक्टिस करते हैं। दो ये एक प्रैक्टिस सेट है टीजीटी पीईटी के लिए। इसमें आपको ग्रामेटिकल और लिटरेचर दोनों से क्वेश्चन मिलेंगे। टीजीटी के लिए भी क्वेश्चन मिलेंगे और पीईटी वाले भी। ओके, तो दोनों देख सकते हैं इसको। फर्स्ट वन क्वेश्चन इज देयर और फर्स्ट वन क्वेश्चन है आर्म्स एंड द मैन, ओके, बाय जीवी शॉ। भाई जो आर्म्स एंड द मैन जो प्ले है जीवी शॉ का, बताना आपको इज डिवाइडेड इनटू, ये डिवाइडेड है कितने एक्ट में है। 4 एक्ट्स है, 5 एक्ट है, या फिर 2 एक्ट्स या फिर 3 एक्ट्स। ओके, तो अगर हम लोग आर्म्स एंड द मैन को देखें, आर्म्स एंड द मैन को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि आर्म्स एंड द मैन में कितने 3 एक्ट्स हैं। ओके, तो आर्म्स एंड द मैन बाय जीवी शॉ। ओके, तो जीवी शॉ के द्वारा जो आर्म्स एंड द मैन है ना, वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स के अंदर। ओके, और जीवी शॉ आप जानते हैं कि एक बहुत ही फेमस ड्रामाटिस्ट रहे हैं, आयरिश से। ओके, 1856 में आप देख सकते हो इनका जन्म हुआ। ओके, और इनको नोबेल भी मिला हुआ है 1925 के अंदर इनको, ओके, नोबेल भी मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो। हार्डी बिगेन एंड एंडेड हिज करियर बाय राइटिंग। हार्डी ने अपने करियर की शुरुआत और अंत क्या चीजें लिख करके किया था? ओके, क्या उसने नोवेल लिखा, ड्रामा लिखा, एसेस या फिर पोएट्री? तो देखो हार्डी की अगर हम लोग बात करें तो थॉमस हार्डी को अगर आप देखोगे तो थॉमस हार्डी मशहूर है एक एज ए रीजनल नोवेलिस्ट। ओके, किस प्रकार के नोवेलिस्ट के रूप में? रीजनल नोवेलिस्ट। ओके, रीजनल नोवेलिस्ट के रूप में हार्डी मशहूर है। और इसका जो रीजनल प्लेस है वो क्या है ना, वेसेक्स के नाम से। और इसने अपने प्ले जो नोवेल जो भी लिखे हैं उसके अंदर वेसेक्स को इसने एक प्लेस दिखाया है, और ये क्या एक फिक्शनल प्लेस है। ओके, लेकिन यहां पूछ रहा है कि जब उसने करियर की शुरुआत की थी तो करियर की शुरुआत कैसे की? नोवेल लिख करके, ड्रामा लिख करके, या ऐसे लिख करके, या फिर पोएट्री लिख करके? तो आपको बता दें कि हार्डी एक रीजनल नोवेलिस्ट के रूप में तो मशहूर हुआ, लेकिन उससे पहले हार्डी ने क्या पोएट्री लिखने का प्रयास किया था, ध्यान रखो। ओके, पोएट्री लिखने का प्रयास किया था और राइटिंग करियर को भी इसने पोएट्री लिख करके ही खत्म किया था। तो शुरुआत तो इसको पोएट्री के रूप में लगी, लेकिन पोएट्री के रूप में यानी कि एक एज ए पोएट इसको पॉपुलैरिटी नहीं मिली, ये सक्सेस नहीं प्राप्त कर पाया। तो उसने फिर क्या किया, नोवेलिस्ट पर हाथ आजमाया और एक रीजनल नोवेलिस्ट के रूप में ये फेमस हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द राइमिंग स्कीम ऑफ इन मेमोरियम इज। इन मेमोरियम एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक पोइम है, और आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही लेंथी पोइम है। ओके, इसमें 131 सेक्शंस हैं, 131 सेक्शंस में लिखी हुई, यानी क्या है ये एक इलेजी है। ओके, किसकी डेथ पर लिखी है? हेनरी हालम की डेथ पर लिखी हुई है। आपको बताना है कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या है। ओके, ए बी, या फिर ए बी बी, या ए बी सी, या फिर ए बी बी ए। ओके, तो आप देखोगे इन मेमोरियम में राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी बी ए, ये राइमिंग स्कीम है। ओके, इसी पैटर्न को फॉलो किया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच। आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है, और फिगर ऑफ स्पीच बताएंगे इसमें टू एरर इज ह्यूमन एंड फॉरगिव डिवाइन। ओके, टू एरर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। तो बताना है कि गलती करना इंसान का काम है और माफ करना भगवान का। तो इसमें अलंकार बताना है, क्या सिमिली है, मेटाफोर, ओके, मेटाफर है, या फिर आप कहोगे एपोस्ट्रोफी है, या फिर एंटीथेसिस। तो देखो टू एरर इज ह्यूमन एंड फॉरगिव डिवाइन, ये अपने आप में क्या है, एक एंटीथेसिस का एग्जांपल है। ऑप्शन नंबर डी इज वेरी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिल्टन द शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। मिल्टन तुमको इस समय जिंदा होना चाहिए। ओके, आपको बताना है कि इसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच क्या है, क्या ऑक्सीमोरोन है, एपोस्ट्रोफ है, या फिर हाइपरबली, या फिर सिमिली है।
ओके, तो देखिए इसमें क्या है, मिल्टन, ये चिन्ह दिख रहा है आपको, मिल्टन को क्या किया जा रहा है, पुकारा जा रहा है, डायरेक्ट एड्रेस किया जा रहा है किसको, मिल्टन को। जबकि उस टाइम पर आप जानते हैं कि मिल्टन की तो डेथ हो चुकी होती है। तो वर्ड्सवर्थ यानी क्या है, इस लाइन को अपनी पोइम लंदन 1802 में ये लाइन लिखते हैं क्या, मिल्टन दाउ शोडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, मिल्टन तुमको इस समय पर जिंदा होना चाहिए। ओके, द इंग्लिश यू नीड यू, भाई इंग्लैंड को तुम्हारी बहुत जरूरत है। ओके, तो ये लाइन में क्या कहते हैं, तो मिल्टन को यहाँ पुकार रहे हैं, और मिल्टन की तो डेथ हो चुकी है, तो डायरेक्ट एड्रेस है किसके लिए, डैड के लिए। और जिसमें डायरेक्ट एड्रेस होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एपॉस्ट्रोफी। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, एपॉस्ट्रोफी। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर से आपको एक अलंकार ही बताना है। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज दिया, बताना है कि फिर से कौन सा अलंकार यूज हो रहा है। द मैन इज नो फूल, बताना है कि इंसान जो है ना कोई मूर्ख थोड़ी होता है, ठीक है, द मैन इज नो फूल। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, जब किसी भी चीज को थोड़ा सा उसका जो इंपोर्टेंस है ना वो कम करके बताते हैं, ओके, कम करके बताते हैं, तो क्या उसे हम लिटोर्स कहते हैं, या टॉटोलॉजी, या फिर यूफेमिज्म, या फिर आप कहोगे एपिग्राम। तो इसको आप देखोगे क्या कहोगे, लिटोर्स। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज वेरी करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है हमारे पास, एन एम्बेसडर इज अ जेंटलमैन, एक जो एम्बेसडर होता है ना वो क्या है, एक जेंटलमैन है। लाइस इन अब्रॉड फॉर गुड ऑफिस इन कंट्री, पन फॉर द इज ऑन द वर्ड। इसमें आपको बताना है कि जो पन है वो किस वर्ड के अंदर, ओके, किस वर्ड के अंदर पन का यूज हुआ है, ठीक है भाई, ये वाला वर्ड है। तो पन का यूज किसके अंदर हुआ है, कौन सा वो वर्ड है जिसमें आप पन को बता सकते हो, एम्बेसडर के अंदर, जेंटलमैन, लाइस, या फिर गुड। अच्छा, पन बता दें आपको कि पन का क्या मतलब है। पन का मतलब क्या होता है, व्हेन अ वर्ड हैज गॉट मोर देन वन मीनिंग। पन का मतलब है एक शब्द से ज्यादा अगर अर्थ हो, जिस प्रकार से आप कह सकते हैं प्ले ऑन वर्ड्स, ठीक है, इसको आप क्या बोल सकते हैं, प्ले ऑन वर्ड्स, शब्दों का खेल है। जहां एक से ज्यादा यानी क्या है वर्ड होते हैं, उसके लिए आप लोग क्या बोलते हो, पन। तो यहां पर आप देखोगे तो ऐसा वर्ड एम्बेसडर, एम्बेसडर के कोई दो मीनिंग नहीं है। ओके, अब जेंटलमैन, इसका भी कोई दो मीनिंग नहीं है। लाइस और गुड, तो देखो गुड का भी अपना एक ही मीनिंग है, लेकिन लाई के यहाँ पर दो अर्थ दिखाए गए हैं, और इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। देखो किस प्रकार से है, एन एम्बेसडर इज अ जेंटलमैन, ओके, हु लाइस। अब देखो लाइस शब्द के क्या दो अर्थ हो सकते हैं। लाइस का मतलब जानते हैं आप क्या होता है, लाई का मतलब होता है किसी जगह पर पड़े रहना, ओके, रुकना, स्टे करना, कहते हैं ना ही इज लाइंग देयर, वो वहां पर लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है। तो लाई का एक तो अर्थ ये हो गया। दूसरा आप जानते हैं एल आई ई, लाई, लाई का मतलब क्या होता है, झूठ बोलना, है कि नहीं है, झूठ बोलना भी अर्थ होता है, झूठ बोलना भी इसका अर्थ है, और इसका अर्थ यानी क्या है, अपने आप में कहीं पड़े होना भी होता है। अब देखो एक एम्बेसडर होता है अपना कंट्री छोड़ करके दूसरी जगह पड़ा हुआ है, ये तो बोलते हैं हम लोग, तो दूसरी जगह पड़ा हुआ है तो आप क्या कहोगे, लाई। बल्कि यहाँ क्या कर रहा है, अच्छा यहाँ से आप पूछो उससे, हाँ भाई कैसा चल रहा है विदेश में, सारी रणनीतियां सही चल रही हैं, तो क्या बताएगा, हाँ बिल्कुल सब बहुत बढ़िया चल रहा है, चाहे भले कैसा बता रहा हो, झूठ। तो लाई का मतलब यहाँ दो सेंस हो सकते हैं, एक तो हो सकता है झूठ बोलना, और एक है कि वो विदेश में पड़ा हुआ है। तो दो अर्थ हो गए, जहां दो अर्थ हैं उसे क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे उसे बोलते हैं हम लोग क्या, पन। ओके, तो उसे पन का जो उसे पन का होगा, तो लाई के अंदर दो अलंकार हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, देखो एक वन वर्ड बताना है, आ क्योर फॉर ऑल डिजीज, सभी बीमारियों के लिए कोई एक दवा बतानी है, एक वन वर्ड में आपको शब्द बताना है। ऐसी दवा को क्या पनेशिया बोलते हैं, ग्रेटिस, या फिर टेम्पोरल, या फिर नन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसके लिए पेनाशिया एक सही वर्ड है। पेनाशिया का मतलब होता है एक ऐसी बीमारी जो सबका इलाज कर सके। ग्रेटिस जानते हैं, ग्रेटिस क्या होता है, ग्रेटिस का मतलब होता है फॉर फ्री, कोई चीज जो फ्री में दे दी जाए किसी को क्या बोलते हैं, ग्रेटिस। टेम्पोरल, टेम्पोरल का मतलब जो ट्रांजिएंट हो, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांजिएंट, ठीक है भाई, शॉर्ट लिव्ड आप कह सकते हो। ऑप्शन नंबर ए इज वेरी करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो एक एंटोनिम बताना है आपको, और एंटोनिम किसको बताना है, जीनित का। ओके, किसका बताना है भाई, जीनित। तो जीनित क्या होता है, जीनित का मतलब है क्या, एक चोटी।
तो जीनित क्या होता है? जीनित का मतलब क्या होता है? पीक, चोटी। इसका क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। एंटोनिम क्या है आपके पास? ओके, नादिर, इंपोर्टेंट, या फिर समित, या फिर हैबल। तो देखिए इसके लिए आप क्या वर्ड दे सकते हो? NADIR, नाडिर। इसको आप क्या बोलोगे? जीनित। ये जीनित का मतलब चोटी और नादिर का मतलब क्या होता है? बिल्कुल किसी भी चीज का बॉटम। ठीक है, किसी भी चीज का जो बॉटम है उसे आप बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखोगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिजेंट? एक वर्ड लिखा है इंडिजेंट, आपको मीनिंग बताना है कि इंडिजेंट क्या होता है। देखो, तो इंडिजेंट शब्द का क्या मतलब है? रिच, या फिर ब्रेव, या फिर इंटेलेक्चुअल, या फिर पुअर। तो देखिए इंडिजेंट का मतलब क्या होता है? तो आप देख सकते हैं इंडिजेंट का मतलब होता है क्या? पुअर। ओके, तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज वेरी करेक्ट। ओके, इंडिजेंट माने क्या होता है? पुअर, जो बहुत ज्यादा गरीब हो उसे क्या बोलेंगे आप? इंडिजेंट। या फिर आप इम्पोवरिश्ड भी बोल सकते हो। इम्पोवरिश्ड का मतलब भी क्या होता है? गरीब। दूसरा आप क्या देख सकते हो? पॉपर, एक शब्द पढ़ा है पॉपर। पॉपर का मतलब भी क्या होता है? गरीब। डेस्टिट्यूट एक वर्ड होता है तो डेस्टिट्यूट का मतलब भी क्या होता है? गरीब। ब्रॉक एक वर्ड है, ब्रोक का मतलब भी क्या होता है? गरीब। तो इन सभी शब्दों का मतलब क्या है? गरीब होता है। नेक्स्ट जो वर्ड देखोगे क्या है? लेडी डेडलॉक, अ करेक्टर, अकर्स इन डिकन्स। लेडी लेडी डेडलॉक एक करेक्टर है। आपको बताना है कि ये डिकन्स के, जो चार्ल्स डिकन है, चार्ल्स डिकन के किस प्ले में आता है? क्या ब्लीक हाउस के अंदर आता है, अ टेल ऑफ टू सिटी में आता है, या फिर हार्ड टाइम्स, या फिर पिकविक पेपर्स? ओके, तो आप देखोगे लेडी डेडलॉक जो है ना वो एक करेक्टर किस में आता है? ब्लीक हाउस के अंदर अपियर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज वेरी करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास वो क्या है? देखो, फिर से एक अगला क्वेश्चन आप देखोगे तो डिकन से ही है। विच वन इज डिकन्स इनकम्प्लीट वर्क? आपको बताना है कि डिकन का कौन सा ऐसा वर्क है जो इनकम्प्लीट रह गया था। ओके, पिकविक पेपर्स, तो आप कहेंगे पिकविक पेपर्स को माना जाता है क्या? द फर्स्ट वर्क। ओके, द फर्स्ट नोवेल। द फर्स्ट नोवेल, ठीक है भाई, ये फर्स्ट नोवेल माना जाता है चार्ल्स डिकन का। एडविन रूथ, या फिर आप कहोगे क्या? डम्बी एंड सन्स, या फिर ब्लीक हाउस। ओके, तो आप देखेंगे इसका इनकम्प्लीट वर्क कौन सा है? एडविन ड्रूथ। ओके, तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इनकम्प्लीट वर्क है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोग देखोगे क्या है? फिर से एक क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है? व्हेन वॉज लिटरेचर एंड डॉगमा पब्लिश्ड? आपको बताना है लिटरेचर एंड डॉगमा। पहले तो ये बताना है कि लिटरेचर एंड डॉगमा किसका वर्क है? तो आप कहोगे मैथ्यू आर्नोल्ड का। किसका वर्क है? मैथ्यू आर्नोल्ड का। पब्लिश कब हुआ ये बताना है आपको। क्या 1869 में आया, 1849, 85 के अंदर, 1873 के अंदर? लिटरेचर एंड डॉगमा कब आया हुआ भाई? 1873 के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इज वेरी राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास देखो, हु इज रेफर्ड एज? यहाँ पर किसको रेफर किया गया है? कुछ वर्ड हैं आपको बताने हैं कि ये वर्ड किसके लिए रेफर हुए हैं। क्या वर्ड है? यूरोप से सीजेस्ट हेड, यूरोप का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति। ओके, एंड फिजिशियन ऑफ द आयरन एज। ओके, बाय आर्नोल्ड। आर्नोल्ड ने कहा है। तो यूरोप से सीजेस्ट हेड एंड फिजिशियन ऑफ द आयरन एज, ये किसको कहा है? वर्ड्सवर्थ को कहा है क्या? बायरन को कहा है? ओके, गेटे को, या फिर शेक्सपियर को? ओके, तो अगर आप देखोगे तो ये जो लाइन आती है किसके अंदर आती है? मैथ्यू आर्नोल्ड की एक बुक आप देखोगे, मेमोरियल वर्सेस। ठीक है, अच्छा, मेमोरियल वर्सेस जो है उसके अंदर ये किसको, ये गेटे के लिए बोला गया कि गेटे इज अ डैड द यूरोप से सीजेस्ट हेड इज डैड। यूरोप का सबसे बुद्धिमान इंसान जो गेटे था ना उसकी डेथ हो चुकी है। ओके, वर्ड्सवर्थ आप जानते हैं, वर्ड्सवर्थ के बारे में भी इसमें जिक्र होता है, बायरन के बारे में भी इसमें जिक्र होता है, लेकिन इसमें शेक्सपियर का इस पोएम के अंदर कोई जिक्र
नहीं है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। गेटे का भी जिक्र है, बायरन का भी है और वर्ड्सवर्थ का भी है। अगर हम वर्ड्सवर्थ की बात करें तो आप जानते हैं कि ये रोमांटिक एज का पार्ट है, बायरन भी उसी एज से आता है। लेकिन अगर तुमसे ये पूछा जाए कि भाई एलिजाबेथ ने जो रोमांटिक पीरियड था, रोमांटिक पीरियड में जीते जी सबसे ज्यादा फेम किसको मिला था? ओके, सबसे ज्यादा फेम किसको मिला था? तो वो है कौन? बायरन। सबसे ज्यादा फेम पाने वाला व्यक्ति कौन था? बायरन था। ओके, तो लॉर्ड बायरन को सबसे उस टाइम पर जब जीवित थे तब सबसे ज्यादा फेम इन्हीं को मिला था। ओके, और ऐसा बायरन जो था ना वो थोड़ा सा झुक करके चलता था। ओके, एक पैर से यानी क्या है वो थोड़ा सा लंगड़ा था तो झुक के चलता था। तो लोग ये बोलते थे कि ये खुद तो टेढ़ा है लेकिन पूरे इंग्लैंड को सीधा कर रखा है इसने। ओके, ये भी कहा जाता था बायरन के लिए धारा को। तो सबसे ज्यादा मशहूर कौन था? बायरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे क्या बोलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ लाइजन। आपको मीनिंग बताना है। जो लाइजन वर्ड है ना इसका मीनिंग क्या है? क्या कहोगे? हैट्रेट, लव, रफ या फिर इंटीमेसी? तो ऑप्शन नंबर डी इंटीमेसी इज वेरी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड देखोगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, विच वन वॉज हार्डीज इन फर्स्ट सीरियल नोवेल? कौन सा इनमें से हार्डी का पहला सीरियल नोवेल था? ओके, हार्डी के यानी क्या है जो नोवेल आई थी तो उनमें से कौन ऐसा फर्स्ट नोवेल है जो किसके रूप में आया था? सीरियल में आया था। ठीक है, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, या फिर आप देख सकते हो द ट्रम्पेट मेजर, या फिर द वुडलैंडर, या फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ओके, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सीरियल में कौन सा आया था? ओके, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, ये सीरियल में पब्लिश हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज वेरी करेक्ट। नेक्स्ट, अ बैलेड, अ बैलेड स्टेंजा इज ऑफ। बताना है कि जो बैलेड स्टेंजा होता है ना उसमें क्या होता है? 2 लाइन्स होती हैं, 3 लाइन्स होती हैं, 4 लाइन्स होती हैं या फिर 5 लाइन। अगर बैलेड स्टेंजा की बात करोगे तो उसमें लाइन कितनी होंगी भाई? 4 लाइनें होती हैं, 4 लाइन के आपको स्टेंजा देखने को मिलेंगी। ऑप्शन नंबर सी इज वेरी करेक्ट। नेक्स्ट जो सेंटेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है देखो, व्हाट डज द टर्म कर्टेन रेजर? ये आई को हटा दो इसमें से। कर्टेन रेजर इंडिकेट्स, बताना है आपको कि कर्टेन रेजर एक टर्म है। ठीक है, ये एक टर्म है, आपको बताना है कि कर्टेन रेजर का क्या मतलब होता है। ओके, वन हु रेजेस कर्टेन्स, क्या उस इंसान को कहा जाता है जो कर्टेन को रेज करता है। अब मॉडर्न ड्रामा, ये कोई मॉडर्न ड्रामा होता है सीरियस नेचर, जिसका नेचर कैसा होता है? सीरियस होता है। सुपर नेचुरल एजेंसी, इसमें सुपर नेचुरल एजेंसीज होती हैं इन ड्रामा के अंदर, और विच रिवील्स सम ट्रूथ या टूथ। ओके, वो क्या करती है? कुछ सत्य को थोड़ा सा दर्शाने का प्रयास करती हैं। या अ शॉर्ट प्ले बिफोर द मैन प्ले। ओके, जो मैन प्ले शुरू होता है उससे पहले का जो शॉर्ट प्ले होता है ना दैट इज कॉल्ड कर्टेन रेजर। उसी को क्या बोलते हैं? कर्टेन रेजर। ऑप्शन नंबर डी इज वेरी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, और वो क्वेश्चन क्या देखिए, द वर्ड, ये क्या है? द। ओके, क्या लिखोगे देखो क्या है? द वर्ड पिकारेस्क हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम। आपको बताना है जो पिकारेस्क जो वर्ड है ये वर्ड लिया कहां से गया है? लैटिन वर्ड पिकारो से लिया गया है, या ग्रीक वर्ड पिकारो से लिया गया है, या इटालियन वर्ड पिकारो से लिया है, या स्पेनिश वर्ड पिकारो से लिया है? तो देखो जो पिकारेस्क वर्ड है वो रियल में किससे लिया गया है? स्पेनिश वर्ड पिकारो से। और आपको बता दें कि पिकारो का मतलब क्या होता है? पिकारो का मतलब होता है रोग, यानी कि विकड, दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान। इसीलिए आप पाओगे कि जो पिकारेस्क वर्ड है ये किसके लिए? नोबेल के लिए जाना जाता है। पिकारेस्क नोबेल एक नोबेल की टाइप है जिसमें आप देखते हो कि जो नोबेल का प्रोटैगनिस्ट होता है उसके अंदर ही आपको कुछ इस टाइप की बैड हैबिट्स मिलती हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पिकारेस्क नोबेल कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखो, क्या जान सकते हैं आप? विच पोइम ऑफ टेनिसन वॉज इज फेवरेट पोइम? आपको बताना है कि टेनिसन की फेवरेट पोइम कौन सी है। ओके, टेनिसन की फेवरेट पोइम कौन सी है? मॉड, या फिर द प्रिंसेस, या फिर इन मेमोरियम, या फिर यूलिसेस। ओके, देखो भाई ये चारों ही पोइम देखेंगे आप तो टेनिसन की बहुत ही फेमस पोइम है। ओके, लेकिन टेनिसन को कौन सी इसमें से फेवरेट है? तो वो आप कहेंगे मॉड। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज वेरी करेक्ट।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट यील्ड इज द लास्ट लाइन ऑफ पोइम बाय टेनिसन, विच वन इज इट। बताना आपको कि किस पोइम के लास्ट के ये शब्द हैं, किस पोइम के अंदर आते हैं। ओके, टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट यील्ड, तो ये किस में आते हैं? क्रॉसिंग द बार में आते हैं क्या, द प्रिंसेस में आते हैं, या फिर द लेडी ऑफ शैलॉट में आते हैं, या फिर यूलिसस के अंदर आते हैं। ओके, तो आप देखोगे ये लास्ट लाइन कहाँ आती है, ये हैं आपको होगी यूलिसस की। ओके, तो यूलिसस इस पोइम के अंदर आती हैं। ऑप्शन नंबर डी इज वेरी करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट प्रॉब्लम हैज बीन डील्ड, व्हाट प्रॉब्लम हैज बीन डील्ड विद इन डिकन्स ब्लीक हाउस। जो डिकन का एक वर्क है ब्लीक हाउस, उसमें आपको बताना है ये किससे डील करता है। क्या है इसमें? परसिक्यूशंस ऑफ पुअर इन डेप्टर्स, या फिर एब्यूजेस ऑफ चैरिटी स्कूल, या फिर वर्किंग कंडीशन इन वर्क हाउसेस, या फिर आप कहोगे लॉस डिलेस, कानून की देरी। तो देखोगे ब्लीक हाउस के अंदर क्या होता है, कानून की जो देरी होती है ना, ओके, कानून की जो देरी होती है, ओके, कहीं पर भी कोई केस चल रहा है तो आप जानते हो कि उस पर तारीख पे तारीख चलती रहती है, केस चलता रहेगा लेकिन खत्म नहीं होता। इसी के ऊपर कटाच किया था ब्लीक हाउस की, आप कह सकते हैं कि थीम यही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्नोल्ड टुक द थीम ऑफ हिज द स्कॉलर जिप्सी फ्रॉम जोसेफ ग्लेनमिल्स बुक एंड टाइटल। आपको बताना है कि जो स्कॉलर जिप्सी है, ओके, और स्कॉलर जिप्सी किसने लिखी हुई है? मैथ्यू आर्नोल्ड ने। इसने इसका जो थीम है वो कहाँ से लिया था? जोसेफ ग्लेन विल की एक बुक से लिया है। वो आपको टाइटल बताना है, ओके, टाइटल बताना है किससे लिया गया है। तो आप कहोगे देखो द स्कॉलर जिप्सी से, या फिर द बेगाबॉन्ड से, द फर्स्ट मेस्मरिस्ट से, या फिर नन ऑफ दिस। ओके, तो आप देखेंगे इसका जो टाइटल है ना, इनमें से किसी से, इनसे तो नहीं लिया गया। नन ऑफ दीज इसका यानी कि ऑप्शन होगा, इसमें से तो किसी से नहीं लिया गया। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या है, देखो फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। बताना है आपको कि सेंटेंस कौन सा सही है। आर्म इज गिवन टू द बेगर, ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है आर्म्स इज गिवन टू द बेगर, या फिर आप कहोगे आर्म्स आर गिवन टू द बेगर्स, या फिर नन ऑफ दिस। ओके, तो देखो आर्म अपने आप में क्या है, एक प्लूरल में लिखा जाने वाला शब्द है, सिंगुलर तो आप लिख ही नहीं सकते, इसलिए आप क्या कहोगे, ये तो गलत ही हुआ। आर्म्स अगर ये प्लूरल में है तो फिर आप जानते हैं वर्ब भी तो प्लूरल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो इज सिंगुलर दे रखी है, इसका मतलब ये भी गलत हुआ। देखो आर्म्स प्लूरल है तो आगे प्लूरल की भी वर्ब दे रखी है, इसका मतलब ऑप्शन सी इज वेरी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस को जज करना है कि कौन सा सेंटेंस सही लिखा है। टॉम आई एंड यू एट स्वीट, ओके, टॉम ने, मैंने और तुमने मिठाइयाँ खाई। आई यू एंड टॉम एट स्वीट्स, या फिर आई टॉम एंड यू एट स्वीट्स, या यू टॉम एंड आई एट स्वीट्स। देखो इसमें आप देख सकते हैं कि 231 यानी कि सेकंड पर्सन पहले आता है, थर्ड बाद में आएगा, फर्स्ट सबसे बाद में, सेकंड पर्सन है, फिर थर्ड है, फिर फर्स्ट है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज वेरी करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखोगे तो क्या है, विच सेंटेंस है दैट ट्रांजिटिव वर्ब। आपको बताना है कि किस सेंटेंस के अंदर ट्रांजिटिव वर्ब का यूज हुआ है। ओके, तो क्या देखिए, ही वॉज लुकिंग एट मी, या फिर आप कह सकते हैं कि डोंट इंटरफियर इन द क्वारल, ही हैज गॉन टू पटना, या ही ट्रीटेड हर बैडली। ओके, तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? देखो ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसको क्या है, अपने लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। तो देखेंगे आप ही वॉज लुकिंग एट मी, अब देखो एट लिखा है तो ये इसका ऑब्जेक्ट तो नहीं हुआ। डोंट इंटरफियर इन द क्वारल, ये भी इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। देखो टू पटना, ये तो अपने आप में एक एडवर्ब है तो ऑब्जेक्ट तो हो ही नहीं सकता। ट्रीटेड हर, हर क्या है यहाँ पर, एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो आप कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब किसमें होगी, ट्रीटेड। ये ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखोगे,
नेक्स्ट सेंटेंस क्या है आपके पास, करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंसेस। करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस पंक्चुएशन के हिसाब से ठीक है। क्या कह रहा है देखिए, द अदर बॉय मुकुल, ओके, एलियास मुन्ना वॉज देयर। द अदर बॉय मुकुल एलियास मुन्ना, ओके, वॉज देयर, या द अदर बॉय मुकुल एलियास मुन्ना वॉज देयर, या टू ब्रैकेट्स आर नॉट यूज्ड इन अ सिंगल सेंटेंस। या आप कह सकते हैं कि एक सेंटेंस में दो ब्रैकेट का यूज नहीं करते। देखो भाई, तो इसमें क्या है, एलियास का मतलब समझते हो? एलियास का मतलब आपने देखा कई बार क्या है ना, व्यक्ति का अपना नेम कुछ है लेकिन घर परिवार में उसे किसी अन्य नाम से कहते हैं। तो एलियास का मतलब होता है जैसे आप कहते हैं ना उर्फ, ओके, हिंदी में कहें तो क्या बोलते हैं आप, उर्फ, उसे क्या बोलोगे, एलियास। एक वर्ड और इसी तरीके का आपने सुना हो, नेम सेक। नेम सेक कहते हैं ना नाम राशि, ओके, जैसे आप कह सकते हैं हम नाम, क्या बोल सकते हैं, हम नाम, मतलब जिसका नाम कैसा हो, एक जैसा हो, ठीक है, उसे आप क्या है ना नेम सेक बोलते हो, एलियास बोल सकते हैं आप। एलियास का मतलब उर्फ होता है, यानी एक ही व्यक्ति का अपना कोई दूसरा नेम होता है। तो यहाँ पर भी वही कह रहा है, देखो, द अदर बॉय मुकुल, एक दूसरा लड़का मुकुल, एलियास मुन्ना, जिसे वैसे लोग क्या बोलते हैं, मुन्ना बोल देते हैं, ओके, वॉज देयर, वो वहां पर था। द अदर बॉय मुकुल, और उसके बाद से लिखा है एलियास मुन्ना, ओके, वॉज देयर, द अदर बॉय मुकुल एलियास मुन्ना, ओके, वॉज देयर। तो इसमें से आपको देखना है क्या एक सेंटेंस में दो ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपको ये जज करना है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो क्या लिख सकते हैं, द अदर बॉय, ओके, मुकुल, लेकिन यहां से थोड़ा सा आप देखोगे तो क्या होना चाहिए, ये यहाँ कॉमा में रखना चाहिए इसको, ओके, और जब आप अगर इसे कॉमा में रखोगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ना वही सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, देखो, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको क्या है, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड जो है ना वो देखना है। क्या लिखा है, देखो, ग्रामर, GRAMMER, HAVENE, या HAVEN, या फिर क्या है ना मैकाबो। तो देखो, GRAMMER नहीं बल्कि क्या होता है AR, HAVEN नहीं होता लास्ट में, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज वेरी करेक्ट, HAVEN, ओके, हेवन, HAVEN एक वर्ड होता है, हेवन में आप देखोगे तो HEAVEN होता है, लेकिन वो अलग वर्ड है धारा वो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, पैराडाइज, यानी कि स्वर्ग, ओके, पैराडाइज। और इस हेवन का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे प्रोटेक्शन, एक सुरक्षित स्थान, ओके, प्रोटेक्शन, शरण स्थली जिसे आप कह सकते हो। ऑप्शन नंबर सी इज वेरी करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, देखो क्या है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर इन नंबर। बताना है कि पार्ट ऑफ स्पीच को अगर आप काउंट करें तो कितनी है, ओके, 6 है, 7 है, 8 है, या फिर 10 है, ओके। तो पार्ट ऑफ स्पीच आप जानते हैं कितनी होती है, 8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हिज करेज, ओके, वॉन हिम ऑनर। द वर्ड ऑनर इज, अच्छा, आपको फिर से एक पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है, ओके, पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है किस वर्ड की, ओनर की, ठीक है। जो ओनर वर्ड लिखा है ना, इस वर्ड की आपको पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है। क्या ये एक एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, या फिर वर्ब है। तो देखो भाई क्या लिखा है, हिज करेज वॉन हिम ओनर, ओके। तो यहाँ जो ओनर वर्ड का यूज हो रहा है वो बताना आपको कि ओनर जो शब्द है वो क्या है अपने आप में। तो देखोगे वो क्या है अपने आप में, एक एडजेक्टिव है, ओके। तो एडजेक्टिव है, ऑप्शन नंबर ए इज वेरी करेक्ट। और देखो इस प्रकार से आपकी 30 जो क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए। इसी प्रकार से 30 क्वेश्चंस की सीरीज हमारी चल रही है। रोजाना आप यानी कहे ये क्वेश्चंस देखिए और अपनी नॉलेज को बूस्ट करिए। नए क्वेश्चंस को जानने के लिए हमारे साथ जुड़िए, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय।